हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आए हैं आपकी यूनिट 3 ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। यूनिट 1 यूनिट 2 कवर हो गई हैं, नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लो, बिकॉज एक सीक्वेंस में जो एनईपी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है वो कवर हो रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 लाख का जो टारगेट है वो हमें कंप्लीट करना है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, एंड आई नो आप लोग वो कंट्रीब्यूट करेंगे भी उसमें। सो हमें अपनी फैमिली जो है वो थोड़ी इंक्रीज़ करनी है, बड़ी बनानी है, तो उसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब, जिसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है। सो आप वो कर देंगे और स्टार्ट करते हैं हम आपकी सीरीज़ के साथ। और जैसे आप शेयर करते हो वैसे आप शेयर कर भी देना इसको भी, ठीक है। तो चलो, आप देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने समझ लिया बेसिक जो भी टर्मिनोलॉजी थी। यूनिट में 1 में हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही समझा। यूनिट 2 में हमने टाइप्स में ज़्यादा फोकस किया कि सोल ट्रेडर, प्रोप्राइटर, बेसिकली सोल ट्रेडर प्रोप्राइटर वही है, पार्टनरशिप, कंपनी एंड ये सब के बारे में समझा। और अभी हमें समझना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 3rd यूनिट को। और इसमें बेसिक बातें ये हैं कि जहाँ पे आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी है, लाइक जहाँ पे आपको अपनी फैक्ट्री लगानी है या लोकेशन डिसाइड करनी है, ठीक है, वो क्या होगी, उसका अंदर का एरिया कैसे डिज़ाइन करोगे, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक, तो ये यूनिट उस पर ही फोकस्ड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाइट टॉपिक है जो आपको इजीली याद हो जाएंगे। एक बार इस वीडियो को देख लोगे, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, तो अपने एग्जाम में इसको लिख पाओगे। ठीक, तो स्टार्ट कर रहे हैं आपके फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लांट लोकेशन। ओके, क्या है प्लांट लोकेशन? प्लांट लोकेशन क्या होती है? प्लांट लोकेशन क्या होती है मैम? प्लांट मतलब पेड़ की लोकेशन? नो, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। प्लांट मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा? फैक्ट्री, जहाँ पे आपको अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है, ठीक, उसकी लोकेशन। जैसे आप क्या करते हो, हम इसको एग्जांपल लेंगे अपने रियल लाइफ से। जैसे घर, जब हमें घर लेना होता है ना, तो हम लोकेशन ढूंढते हैं ना कि इस लोकेशन में लेंगे या ऐसी लोकेशन में लेना है जहाँ पे सारी सुविधा हो, जहाँ पे सही रेट पे मिल जाए, जहाँ पे मार्केट पास में हो, जहाँ पे फैसिलिटी बेसिक अवेलेबल हो, वहीं लोगे। वैसे ही जब आप बिजनेस सेटअप करते हो, अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हो, वहाँ पे आप देखते हो कि लोकेशन क्या होनी चाहिए, किस एरिया में उसे करना है। दैट इज व्हाट, दैट इज प्लांट लोकेशन। ये चैप्टर इसी के बारे में है, प्लांट लोकेशन के बारे में। कि प्लांट लोकेशन मतलब होता है सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल प्लेस, मतलब जितनी पॉसिबल, मतलब बेस्ट पॉसिबल जो प्लेस हो सकती है, मतलब जहाँ पे सारी सुविधा आपको मिल रही है, जो बेस्ट पॉसिबल प्लेस है, हमें क्या करना, उसको सिलेक्ट करना। क्योंकि हम बहुत सारी प्लेसेस को देखेंगे, उसमें से हम बेस्ट प्लेस को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करना, लोकेशन में आप सेलेक्ट करोगे, प्लांट लोकेशन आप सेलेक्ट करोगे, कौन सी? बेस्ट लोकेशन सेलेक्ट करेंगे फॉर स्टार्टिंग अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ताकि हम अपनी फैक्ट्री को क्या कर पाए, सेटअप कर पाए। ठीक है, दैट इट रन एफिशिएंटली, कॉस्ट इफेक्टिवली एंड प्रॉफिटेबली। बेटा लोकेशन बेस्ट कब होगी? लोकेशन बेस्ट कब होगी? जब वहां पे हम सही से रन कर पाए अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से रन पाए, कर पाए। ऐसा नहीं है कि सुविधा तो सारी है लेकिन भाई पैसा बहुत देना पड़ रहा है, बेकार है फिर तो आपके लिए। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ जाएगी, कैसे बचाओगे, क्या कमाओगे? ठीक, तो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, और प्रॉफिट में हम रन कर पाए। ऐसी लोकेशन को हम कहेंगे कि बेस्ट पॉसिबल लोकेशन है हमारे लिए, उसी को सेलेक्ट करना क्या कहेंगे आप? प्लांट लोकेशन। तो टर्मिनोलॉजी क्या है यहाँ पे जो याद रखनी है? पहला है कि बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल लोकेशन सेलेक्ट करनी। क्या करनी है? बेस्ट पॉसिबल लोकेशन को सेलेक्ट करना है। अभी आएगा टर्म कि बेस्ट क्या है? बेस्ट मेरे लिए है वो लोकेशन जो क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है एफिशिएंटली, और प्रॉफिटेबल है। उस लोकेशन को सेलेक्ट करना ताकि अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप सेटअप कर पाओ, ही क्या है आपका प्लांट लोकेशन। ठीक, लिख लो पेन, आई थिंक यही सही लगेगा। ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल फॉर स्टूडेंट्स। आपके लिए एग्जाम्पल, जैसे आरव है, उसको अपना कॉफ़ी सेटअप करना है, क्या कॉफ़ी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करनी है जहाँ से वो कॉफ़ी वगैरह बनाएगा। तो वो ऐसी जगह रखेगा अपनी कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे कॉफ़ी बीन्स आराम से मिल जाए उसको,
कॉफ़ी मैन्युफैक्चर करना है आपको तो कॉफ़ी बीन्स चाहिए होगी, तो कॉफ़ी बीन्स यहाँ से आराम से मिल जाए वो लोकेशन मुझे चाहिए होगी। ठीक है, मेरे रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी इससे। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल आराम से मिल जा रहा है, उसको लाने जाने की कॉस्ट नहीं पड़ रही है मुझे, कि मंगाने की ही बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है वहाँ से, वो नहीं है। रॉ मटेरियल के नियर पे मैंने लोकेशन सेट की अपनी फैक्ट्री की, तो ये होगी इसके लिए क्या, बेस्ट पॉसिबल नियर मार्केट हो ताकि डिस्ट्रीब्यूशन इजी हो जाए। तो इससे क्या हो रहा है, उसको कॉस्ट बच रही है, एफिशिएंटली काम चल रहा है और उसको प्रॉफिट आराम से अर्न हो रहा है। सो दिस इज योर प्लांट लोकेशन। ठीक, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? सो इसमें है कि चूजिंग द राइट लोकेशन फॉर प्लांट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन फॉर एनी बिजनेस। बिजनेस के लिए बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है कि आप अपने प्लांट की लोकेशन को सेलेक्ट करो। मतलब आपको क्या लगता है प्लांट लोकेशन को सेलेक्ट कर पाना बहुत ही आसान गेम है कि आपने बस देखा कि हाँ ये है, इसमें चलो यहाँ पे सेटअप करते हैं अपना? नहीं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से ही आपका ये डिसाइड होगा कि आप प्रॉफिट में जाने वाले हो या लॉस में जाने वाले हो। तो बहुत ही क्रूशियल डिसीजन है क्या, प्लांट लोकेशन को डिसाइड करना, एक राइट लोकेशन को चूज करना जिससे आपकी कॉस्ट कम आए और प्रॉफिट क्या हो, ज़्यादा आ जाए। ठीक, लॉन्ग टर्म सक्सेस आप गेन कर पाओ। तो पहला है कि क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट लोकेशन की, क्यों हमें अच्छी लोकेशन सेलेक्ट करनी चाहिए। तो पहला है कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए। एक गुड लोकेशन हमारी जो कॉस्ट है उसको कम कर देती है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हो गई, रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट हो गई, जिससे हमारा प्रोडक्शन चीपर हो जाता है, हम कम में बना ले जाएंगे। और फिर जब कम में बनाएंगे तो हम अपना अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन सेट करके उसको सेल आउट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। तो लोकेशन ऐसी हो भाई जो मार्केट के काम नज़दीक हो, ताकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन में ही इतना भाड़ा ना देना पड़ रहा हो कि कॉस्ट बढ़ रही है, या रॉ मटेरियल से इतनी दूर है कि कॉस्ट बढ़ रही है रॉ मटेरियल मंगाने के लिए। तो हम कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए क्या करते हैं, अच्छी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। दूसरा, इजी एक्सेस टू रॉ मटेरियल। लोकेशन ज़रूरी है अच्छी सेलेक्ट करना इसलिए भी कि ताकि आप रॉ मटेरियल को ईजिली क्या कर पाओ, एक्सेस कर पाओ, आपका समय भी बचे, आपका मनी भी बचे। ठीक, नेक्स्ट इज बेटर मार्केट रीच। प्लांट क्लोज टू टारगेट मार्केट कैन डिलीवर गुड्स क्विकली। जो प्लांट क्लोज होते हैं मार्केट के, वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मटेरियल को क्विकली लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा तो है कि दूर है कि तो लाने में समय लगेगा फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नहीं, एक अच्छी लोकेशन अगर आपने सिलेक्ट की है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, क्विकली हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी और डिमांड को अच्छे से मीट कर ले जाओगे। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। प्लांट लोकेशन सही होगी तो जो लेबर आपको चाहिए, स्किल चाहिए वो इजीली अवेलेबल होगी। अब बिहार इलाके में खोल के बैठे हो जहाँ लोग ही नहीं दूर दूर दिख रहे हैं, लेबर कहाँ से आएगा, और आ भी गया तो अच्छा खासा चार्ज करेगा, है ना, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन। अच्छी लोकेशन होगी तो वहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हैं, चाहे वो आपकी एयर ट्रांसपोर्टेशन हो, लैंड हो, वाटर हो, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, जिससे होगा क्या कि आप रॉ मटेरियल को आराम से इनके साधन के थ्रू मंगा सकते हो और फिनिश गुड्स को आराम से भिजवा सकते हो। ऐसी जगह हो जहाँ बना के तो बैठे हो, ले जाने के लिए कोई है ही नहीं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। तो ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करना फिर बहुत ज़रूरी है जो सही हो। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ पावर एंड यूटिलिटी। इंडस्ट्रीज को कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है, पावर को बना रहे हो, कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए आपको पावर की, वाटर की, यूटिलिटीज़ की। उन सारी चीज़ों के लिए भी क्या होगा, उन सारी चीज़ों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो लोकेशन है वो प्रॉपर हो, देन ही आप अपने जो टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, उनको सेलेक्ट कर पाओगे। सो राइट लोकेशन इंश्योर करती है कि जो भी यूटिलिटीज़ हैं वो आपको रीजनेबल कॉस्ट पे, मतलब कम से कम कॉस्ट जो भी रीजनेबल है कि हाँ ठीक है इतना तो पे करना ही पड़ेगा इस फैसिलिटी के लिए, तो उस पर क्या हो वो अवेलेबल आपको हो जाए। ठीक, नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। एक अच्छी लोकेशन इसलिए भी चाहिए ताकि हम ग्रो कर पाएँ, एक्सपैंड कर पाएँ। कल को हमें एक्सपैंड करना है तो लोकेशन इतनी कॉम्पैक्ट है कि हम वो कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि जगह ही कम पड़ रही है, तो उस चीज़ के लिए भी हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी लोकेशन को सेलेक्ट करें। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट सपोर्ट। कुछ लोकेशन को गवर्नमेंट एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, लाइक टैक्स से छूट, सब्सिडीज़ वगैरह, तो हम वो भी देखेंगे कि हम ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करें जहाँ पे हमें गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट वगैरह मिल पाए। रिड्यूस बिजनेस रिस्क। एक अच्छी लोकेशन आपकी रिस्क, लाइक डिले हो रहा है, सामान सही से टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, सामान टूट सकता है, या लेबर की शॉर्टेज हो रही है, उन सारे डिलेस को, उन सारे कमियों को भी क्या करता है, पूरी करता है। तो इंपॉर्टेंस क्या है एक अच्छी लोकेशन, बेस्ट पॉसिबल लोकेशन को सेलेक्ट करने का, वो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको पहली बात तो रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाएगा, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, एफिशिएंटली स्मूथली आपका प्रोडक्शन चल पाएगा, लेबर सही टाइम पर मिल जाएंगे, आप डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर ले जाओगे,
बेसिक फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल जाएगा आपको। इसलिए आप क्या कर रहे हो, एक लोकेशन का इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो सोच समझ के ले रहे हो, और ये इंपॉर्टेंस है बेस्ट पॉसिबल लोकेशन को चूज़ करने का। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ लेआउट। लेआउट क्या होता है, व्हाट इज़ लेआउट? अभी हमने घर ले लिया कि हाँ ये बेस्ट घर तो ये है, लोकेशन है घर को सेटअप करने की, बिकॉज यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, कम कॉस्ट पे मिल रहा है, अच्छा है, सब कुछ बेस्ट है। सेलेक्ट कर लिया, लोकेशन सेलेक्ट कर ली। अभी आपको करना क्या होगा, उस लोकेशन के अंदर की चीज़ें लाइक जो सेटअप है वो भी तो सोच समझ के बनाना होगा कि बस लोकेशन सेलेक्ट कर ली एंड सो नो, इट्स नॉट ओवर। यू हैव टू नाउ फोकस ऑन द लेआउट। लेआउट मतलब स्ट्रक्चर, इंटरनल किस तरीके से हमें प्रॉपर चीज़ों को डिज़ाइन करना। लाइक घर बनाते हो तो आप लोकेशन तो सेलेक्ट कर ली घर की अच्छी, अभी आपको घर का लेआउट, किचन किधर होगा, वॉशरूम किधर होगा, घर रूम किधर होंगे, कितना अवेलेबिलिटी होगा, मंदिर का कमरा किधर होना चाहिए, सोच समझ के तो बनवाते हैं आप। वैसे ही फैक्ट्री है, अभी उसको भी तो सोच समझ के बनाना होगा। ऐसा ना हो कि इतना दूर आपने स्टोरेज हाउस रखा है कि मटेरियल लाने में लेबर को प्रॉब्लम होती है, और जब वो लाते हैं तो वो मशीन ब्रेक डाउन की वजह से या रॉ मटेरियल ख़राब होने की वजह से आपको नुकसान हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को सेव करने के लिए भी आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा सा अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो लेआउट है बेसिकली, उसको आप प्रिपेयर करो। सो दिस इज प्लांट लेआउट की अरेंज्ड करना कि हाउ शुड आई अरेंज माई मशीन वर्कर्स एंड डिपार्टमेंट सो डैट प्रोडक्शन बिकम स्मूथ फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। कि मैं कैसे अपने जो भी मशीन्स हैं, जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी मैन है, उनको कैसे अरेंज करूं जिससे मेरा प्रोडक्शन ईजिली हो जाए। क्योंकि फैक्ट्री के अंदर है क्या, फैक्ट्री के अंदर है आपकी मशीन्स वगैरह, ठीक, मटेरियल वगैरह, तो उनका कैसे सेगमेंट डिसाइड करना, उनको कैसे अरेंज करना है जिससे ईजिली जो लेबर है वो रॉ मटेरियल तक पहुँच पाए। मान लो आपने जो फिनिश गुड्स है वो आपने ऐसा असेंबली बना दिया कि फिनिश गुड जो है वो 3rd फ्लोर पे जो है कंप्लीट होगा, तो अभी लेबर को क्या है, रॉ मटेरियल नीचे से लेके जाना पड़ रहा है ऊपर, कितना टाइम लग रहा है। मान लो लिफ्ट नहीं है तो कितना टाइम लग रहा है, हो सकता है वो ब्रेक भी हो जाए बीच में, तो कितना नुकसान होगा। तो इस तरीके का लेआउट नहीं डिज़ाइन करना आपको। कोशिश करेंगे कि हम फिर फोकस करेंगे कि लेआउट बैलेंस्ड हो, एक जगह ही सारी चीज़ें अगर हो पाए बेस्ट पॉसिबली तो हम कर ले जाएँ। तो लेआउट उस हिसाब से डिसाइड करेंगे जिससे आपका नुकसान भी ना हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और एफिशिएंटली आपका प्रोडक्शन कैरी आउट हो पाए। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज प्लांट लेआउट की मीनिंग जो हमने समझी कि व्हेन अ फैक्ट्री और प्लांट सेटअप, जब फैक्ट्री और प्लांट सेटअप किया जाता है तो इट्स नॉट इनफ टू जस्ट चूज द लोकेशन। तो बस लोकेशन डिसाइड कर ली फैक्ट्री कहाँ होगी, यही इनफ नहीं है। आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि फैक्ट्री के अंदर मशीन्स हैं, इक्विपमेंट है, वर्कर्स हैं, डिपार्टमेंट है, उनको कैसे अरेंज करना है, उनको सही तरीके से अरेंज करना है ताकि वर्क स्मूथली हो जाए और एफिशिएंटली हो जाए। इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्लांट लेआउट। जैसे आरफ की कॉफ़ी फैक्ट्री है तो वो क्या करेगा, अगर स्टोरेज रूम प्रोडक्शन एरिया के पास होगा तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी। वो यही फोकस करेगा कि जो स्टोरेज रूम है प्रोडक्शन एरिया के पास हो, ताकि प्रोडक्शन को जब प्रोड्यूस करना है, रॉ मटेरियल चाहिए तो स्टोरेज एरिया से तुरंत जाके ले आए, समय नहीं लगेगा उसमें। बिलिंग डेस्क जो है वो एग्जिट के नियर होना चाहिए कि भाई एग्जिट कर रहा आदमी तो बिल बना के जाएगा, वो तुरंत देख ले क्या निकल रहे हैं तो बिल पूछेगा। कस्टमर को क्विकली सर्व करना है तो ऐसा हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कि दिक्कत ना हो, ट्रैवल करने में आराम से पहुंच के वेटर उसको सर्व कर दे। तो ये क्या है, ये अरेंजमेंट डिसाइड कर रहा है किस चीज़ का, इक्विपमेंट्स का, मशीन का, लेबर का, डिपार्टमेंट्स का, जिससे चीज़ें क्या स्मूथली हो पाएँ। ठीक, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर लेआउट। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स क्या है लेआउट के। एक अच्छा लेआउट हमें क्यों डिसाइड करना है, क्यों हमें मशीन्स और इन सब का अरेंजमेंट प्रॉपर करना है, वाई दिस, क्यों इस तरीके से हमें एफर्ट्स करना है। तो हमें एफर्ट इसलिए करना है ताकि हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर पाएँ और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ कर पाएँ। एफिशिएंसी मैक्सिमाइज़ करना मतलब जो हमारी कार्य करने की क्षमता है वो मैक्सिमाइज़ कर पाए। वो मैक्सिमाइज़ कब होगी, जब चीज़ें स्मूथली चल रही होंगी, कोई डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, चीज़ें टूट रही हैं, फूट रही हैं, वर्कर को चोट लग रहा है तो काम कहाँ आसानी से हो पाएगा। पर लेआउट इतना खराब आपने बना रखा है तो उस तरीके से आपको नहीं बनाना। तो ऑब्जेक्टिव है प्लांट लेआउट का एक अच्छा लेआउट सेटअप करने का, प्रॉपर अरेंजमेंट करने का, मशीनरी का, इक्विपमेंट का। वो ये है, पहला है स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन स्मूथ फ्लो मतलब कि मशीन्स एंड डिपार्टमेंट आर अरेंज सो डैट मटेरियल मूव इन अ स्ट्रेट एंड कॉन्टिन्यूस लाइन। ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि मशीन एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, जो लेबर है वो भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। ऐसा ना हो कि उसको बार बार पीछे आना पड़ रहा है, देन आगे जाना पड़ रहा है, ये ना हो। स्मूथली सारी चीज़ें जो है एक स्ट्रेट लाइन में क्या हो,
ऑपरेट हो। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, ऐसा लेआउट बनाएंगे कि जगह का एक एक इंच जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो। ऐसा नहीं कि इतना एरिया वेस्ट पड़ा हुआ है, फिर उस एरिया का आपको नुकसान ही है, उसका आप मान लो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो उसका आप कॉस्ट तो कवर कर नहीं पा रहे हो एक तरीके से। तो आपको प्रॉपर एक एक इंच का यूटिलाइजेशन और क्यूबिक यूटिलाइजेशन करते हैं जो फैक्ट्री वाले होते हैं, मतलब इधर से भी यूज़ होगा इधर से भी यूज़ होगा, प्रॉपर जो भी यूटिलाइजेशन है वो हम करेंगे। सो ये भी एक है हमारा। नेक्स्ट इज मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग, हमारा एक ऑब्जेक्टिव एक अच्छा लेआउट सेटअप करने का ये भी है कि मटेरियल को ज़्यादा हैंडल ना कर पाए, ना हैंडल करना पड़े। मटेरियल को बार बार ऊपर लेके जाना पड़ रहा है तो उसमें चांसेस है कि वो टूट सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, तो वो ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, प्लान लेआउट प्रॉपर सेट करते हैं। लाइक रिड्यूस द टाइम कॉस्ट एंड एफर्ट्स ऑफ मूविंग रॉ मटेरियल, ऐसा हम सेटअप बनाएंगे कि हमें ज़्यादा मटेरियल को कैरी ना करना पड़े, आराम से वो पहुंच जाए और सामने वाला उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए, यूज़ कर पाए। अगर मटेरियल हैंडलिंग बहुत ज़्यादा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो ये समझ सकते हो आप, समय तो लगेगा ही लगेगा और हो सकता है अगर वो कहीं से ब्रेक डाउन हो गया तो उसकी आपको कॉस्ट भी चुकानी पड़ जाएगी। ठीक, तो ऐसा करेंगे। नेक्स्ट इज रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, एक अच्छा लेआउट बनाने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमारी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम आए। और प्रोडक्शन की कॉस्ट कब कम आएगी, जब एफिशिएंट मूवमेंट होंगे, वेस्टेज कम होगी, अच्छे से वर्क फ्लो होगा तो हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर वर्क फ्लो स्मूथ नहीं है, चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स में चल रही है तो ऑफकोर्स कॉस्ट बढ़ रही है, वर्कर लड़ रहे हैं आपस में, देर कर रहे हैं, बना ही नहीं रहे हैं, पैसा तो वहाँ जा ही रहा है, कॉस्ट तो बढ़ रही है, समय तो बर्बाद हो रहा है ना आपका, जो हो सकता था प्रोडक्शन वो नहीं हुआ यहाँ पे। दूसरा, मटेरियल हैंडल इतना कर रहे हैं, वेस्ट हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है आपकी, तो अच्छा लेआउट होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ वर्कर्स, ऐसा लेआउट बनाना है आपको जो वर्कर की सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान दे। ऐसा ना हो कि वर्कर को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उसे चोट लग रही है सामान को कैरी करने में, ले जाने में, या मशीन ब्रेक डाउन हो रही है तो उसके ऊपर भी उसका लोड आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट की, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर एयर कंडीशन हो, प्रॉपर लाइटनिंग हो, इस तरीके का हमें लेआउट डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि फ्यूचर में अगर कोई चेंज करना हो या एक्सपेंशन करना हो तो वो हम कर पाएँ विदाउट एनी डिफिकल्टीज। ठीक, तो एक ऑब्जेक्टिव है ये, क्या है, किस चीज़ का ऑब्जेक्टिव, एक अच्छा लेआउट सेलेक्ट करने का। एक अच्छा लेआउट का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि सुपरविजन और कंट्रोल इजी हो, मतलब जो सुपरवाइजर वो ऐसा लेआउट है कि वो देख पाए कौन वर्कर क्या कर रहा है, कहाँ पे कमी आ रही है, उसको बता पाए। अगर सब छुपा छुपा है, ऐसा लेआउट बना रखा कोई वो दिख ही नहीं रहा उसको, तो वो सुपरवाइज इजीली नहीं कर पाएगा तो कमियाँ बता नहीं पाएगा और चीज़ें उतना एफिशिएंटली नहीं हो पाएंगी। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, एक अच्छा लेआउट जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी स्पीड को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है आप अच्छी क्वालिटी का आउटपुट और बेटर क्वालिटी में बना पाते हो। क्योंकि देखो, अगर आपका प्रोडक्शन जो है वो स्मूथ नहीं हो पा रहा है, ठीक, ऊपर से अगर लेआउट जैसा है कि लोगों को बार बार पीछे आना पड़ रहा है, कुछ जा पा रहे हैं, कुछ खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि उनका काम हो जाए तो हम करें, स्पीड नहीं है, फिर प्रोडक्टिविटी नहीं है, और अगर वो चीज़ नहीं है तो ऑफकोर्स कॉस्ट बढ़ेगी और आप उतना अच्छा अर्न नहीं कर पाएंगे, मतलब प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे और प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट लेआउट, क्या इंपॉर्टेंस है प्लान लेआउट की, जिन्हें ऑब्जेक्टिव पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव एक अच्छा प्लान लेआउट सेटअप करना चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाए, जिससे हम एफिशिएंटली काम कर पाए, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाए, जिससे वर्कर को अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, वही है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लेआउट भी। उन्हीं पॉइंट्स को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है एक अच्छा लेआउट सेलेक्ट करने के। पहला, स्मूथ वर्क फ्लो हो जाएगा, मतलब कि प्रॉपर मशीन मटेरियल सब अरेंज होगी तो सब आराम से कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्मूथली एक स्ट्रेट लाइन में जो काम है बिना किसी देरी के हो पाएगा। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, वहाँ पे भी यही था कि एक अच्छा लेआउट की कोशिश रहती है कि वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे स्पेस का, वही इंपॉर्टेंट। एक अच्छा लेआउट होगा तो स्पेस का एक एक इंच को आप प्रॉपर यूटिलाइज करोगे, जो भी लैंड है, मशीन है, रिसोर्स है, उनको यूज़ करोगे बिना उसको वेस्ट करें या ओवर क्राउड करके, कि थोड़ी सी जगह उसमें 10 लोग खड़े हुए हैं और समय बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, एक अच्छा लेआउट का इंपॉर्टेंस यही होता है, एक अच्छा लेआउट बनाया आपने तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी क्योंकि चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, वर्कफ्लो स्मूथ है और वेस्टेज नहीं हो रही है, मटेरियल हैंडलिंग ईजिली हो जा रही है, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं हो रही है मशीन्स वगैरह की। तो इससे हो क्या रहा है कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। सेव टाइम एंड एफर्ट, ऑफ कोर्स जब मशीन और डिपार्टमेंट सिस्टमैटिक तरीके से प्लेस हैं, सबके एक एक पोजीशन है, सबको ईजिली एक्सेस है,
तो क्या होगा, तो फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपके एफर्ट्स भी बचेंगे, आपको कम डिस्टेंस के ट्रैवल करना होगा, टाइम आपका बचेगा। इम्प्रूव सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर लेआउट प्रोवाइड करता है आपको सेफ्टी मेजर, वेंटिलेशन, लाइटिंग एंड कंफर्ट्स टू द, अगर अच्छा लेआउट है तो उससे क्या होगा, वर्कर्स को सेफ्टी मिलेगी, उनको अच्छा इन्वायरमेंट, कंफर्ट, वेंटिलेशन प्रॉपर मिलेगा, जिससे रिस्क जो है एक्सीडेंट के वो रिड्यूस होंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड क्वालिटी, एक अच्छा जो लेआउट होता है ना वो क्या करता है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, वर्कर जो है वो इजीली सामान को कैरी कर रहा है, उसको बिना कोई डिले नहीं हो रही है, ना उसको चोट लग रही है, आराम से चीज़ें चल रही है, एक सिस्टमैटिक वे में सब कुछ अरेंज है, किसी को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, टाइम भी बच रहा है, बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या हो रहा है, स्पीड में काम हो रहा है और प्रोडक्टिविटी ऑफकोर्स इंक्रीज हो रही है, वर्कर अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंस है, हमने उसमें बात भी की थी, ऑब्जेक्टिव एक अच्छा लेआउट का ये होता है कि हम फ्यूचर में एक्सपैंड कर पाएँ, वही यहाँ पे भी है कि फ्यूचर एक्सपेंशन का आपके पास क्या हो, स्कोप हो। बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल, वही पॉइंट है, एक अच्छा लेआउट होगा तो हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, सुपरवाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है प्लांट लेआउट के, इसको डिस्कस करेंगे। एक अच्छा प्लांट लेआउट बेस्ड होता है कुछ प्रिंसिपल पे, एक अच्छा मतलब जब भी हम लेआउट बना रहे होते हैं तो कुछ उसूल हैं, कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करके हम सोचते हैं कि इस तरीके से हम अपना जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है फैक्ट्री का वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो क्या प्रिंसिपल है, लाइक आप भी बिजनेस करोगे, आपको भी लेआउट डिसाइड करना है, तो हम क्या कौन से प्रिंसिपल जो आपको बताएंगे कि इस तरीके से लेआउट होना चाहिए, तो वो प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट, आपको ऐसा लेआउट बनाना है कि आप ये इंश्योर कर पाओ कि जो मटेरियल मैन है मशीन, उनका जो मूवमेंट है ना वो लिमिटेड हो। इससे ये होगा कि चीज़ें सामने ही अवेलेबल है तो आप आराम से उस पर काम कर पा रहे हो, उसको लेके कहीं जाना पड़ रहा है बार बार तो सामने वाला थकेगा तो थकेगा, टाइम भी बढ़ लगेगा और हो सकता है अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो वो भी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ जाएगी। तो इस तरीके का लेआउट बनाओ कि मटेरियल, वर्कर और मशीन को कम से कम ट्रैवल करना पड़े। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्मूथ फ्लो, अरेंजमेंट जो है आपका वो ऐसा होना चाहिए कि जो वर्क फ्लो है वो कॉन्टिन्यूस हो पाए बिना किसी डिले के या बैक ट्रैकिंग के, मतलब अरेंजमेंट एक सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे आपने ऐसा लेआउट बना रखा है कि रॉ मटेरियल आता है, उस पर यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, देन यहाँ पे पैकिंग होती है एंड देन वो डिलीवर हो जाता है, तो इस तरीके से आपने लेआउट बना रखा है। तो अभी क्या है, चीज़ें सीक्वेंस में चल रही है, स्मूथली वर्क फ्लो हो रहा है, कोई भी डिले नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ बार बार पीछे आने की जरूरत नहीं है, एक कॉन्टिन्यूस फ्लो में क्या है चीज़ें चल रही हैं, तो इस तरीके का लेआउट फोकस करना है आपको बनाने का। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन, आपको ये फोकस करना है कि आपका लेआउट ऐसा हो कि वहाँ पे एक एक इंच का आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रखा हो, कोई भी स्पेस आपका वेस्ट ना हो रहा हो, ऐसा लेआउट बनाएंगे हम। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कहता है लेआउट ऐसा बनाओ कि वर्कर्स की प्रॉपर सेफ्टी हो, उनकी पूरी सिक्योरिटी हो, उनको प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइटनिंग और कोई भी चोट वोट लगने का कोई भी खतरा ना हो। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लेआउट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल मतलब कि कोई चेंजेस करना है तो हम उसमें कर पाएँ, ठीक है, कोई भी चेंजेस करना हो, एक्सपैंड करना हो फ्यूचर में तो हम वो पॉसिबल हो। प्रिंसिपल ऑफ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, वर्कर को कंफर्ट और हेल्थ को ध्यान रखते हुए लेआउट बनाना है, ऐसा नहीं उससे सफोकेशन हो रहा, आपने लेआउट ऐसा बना रखा है तब बंद है आपका फैक्ट्री अंदर से कि वेंटिलेशन ही नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल, ये पॉइंट जो है ना वो बार बार घूमेंगे, इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव में भी हम यही देख रहे हैं कि अच्छा लेआउट है जो सुपरविजन अच्छा रखेगा, इंपॉर्टेंस भी यही है, एक लेआउट जो है वो सुपरविजन दे देता है अच्छा, तो वही है यहाँ पे भी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल, लेआउट ऐसा बनाओ कि सुपरवाइजर प्रॉपर्ली अच्छे से सुपरवाइज कर पाए, उसको कोई दिक्कत ना हो कि उसको चीज़ें दिख नहीं रही हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, ऑफ कोर्स ऐसा हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए कि कम से कम हमारी कॉस्ट आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ हम अपना प्रोडक्शन कर पाएँ। प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड मोरल, ऐसा लेआउट होगा जो क्या करेगा, एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड रखेगा, उनका मोरल बूस्ट करेगा, उनको प्रॉपर सुपरविजन मिल पाए, उनको प्रॉपर डायरेक्शन मिल पाए, उनको कोई चोट ना लगे, उनकी जो सेफ्टी है उसका प्रॉपर ख्याल रखा जाए, उस तरीके का लेआउट आपको फोकस करना है। ओके अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ लेआउट, कि कितने तरीके के आपके लेआउट हो सकते हैं। तो इसमें हम ना 4 टाइप के पढ़ने वाले हैं अभी, प्रोडक्ट, प्रोसेस, कॉम्बिनेशन और फिक्स लेआउट। लेआउट मतलब क्या कि इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, मशीन, इक्विपमेंट और इन सब चीज़ों को अरेंज करेंगे, उसके तरीके हैं, लेआउट के टाइप्स हैं कि किस किस तरीके से हम कर रहे हैं, हमारा क्या
नेचर है प्रोडक्ट का उस हिसाब से, या किस स्केल का है उस हिसाब से हम अपना सेटअप बनाते हैं। तो जो सेटअप है ना आपके, वो 4 टाइप के हो सकते हैं। पहला हम आज बात करने वाले हैं जिसकी, वो है आपका प्रोडक्ट लेआउट या लाइन लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है, ये आपने, ऐसा नहीं है कि आपने कभी नहीं सुना है, बहुत ही कॉमन चीज़ है प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट एक ऐसा लेआउट होता है जहाँ पे मशीन्स और इक्विपमेंट अरेंज होते हैं ना सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द स्टेप रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टेप्स चाहिए उनके सीक्वेंस में आपके मशीन और मटेरियल क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। लाइक सबसे पहले जैसे कोई क्लोथ है, सबसे पहले थ्रेड आया, उसके वर्क होगा वीविंग वगैरह, फिर दूसरे वाले में जाएगा, फिर उस पर स्टिचिंग वगैरह जो भी है, ठीक है, फिर फर्दर जाएगा, देन पैक हो गया ये। तो एक सीक्वेंस में क्या है, प्रोडक्ट को बनाने का जो एक सीक्वेंस है उसके हिसाब से आपने मैन को, मशीन को, मटेरियल, इक्विपमेंट वगैरह को क्या रखा है, अरेंज कर रखा। तो दिस इज योर प्रोडक्ट लेआउट। ईच ऑपरेशन इज परफॉर्म वन आफ्टर अनदर। एक ऑपरेशन जो है वो एक दूसरे के बाद परफॉर्म होता है। पहले वॉशिंग बॉटल, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक बॉटल का प्लांट है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बॉटल जो बनती हैं उनका एक प्लांट है, एक फैक्ट्री है। वहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले बॉटल आती है, उनको वॉश किया जाता है, फिर उनमें कोल्ड ड्रिंक फिल की जाती है, फिर उनको सील किया जाता है, फिर उनमें लेबल लगाया जाता है, देन उनकी पैकिंग की जाती है, एंड देन उसको डिलीवर किया जाता है। तो एक सीक्वेंस में यहाँ पे क्या है, मैन, मशीन, मटेरियल क्या है, अरेंज है, और एक के बाद एक स्टेप हो रहा है। मतलब पहले ही आपने लेबल लगा दोगे, पहले वो एक सीक्वेंस में आएगा, पहले वो वॉश होगा, फिर फिल होगा, फिर सील होगा, एंड देन लेबल लगेगा, फिर पैकिंग होगी। तो स्टेप बाय स्टेप है और सब कुछ एक सीक्वेंस में परफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट लेआउट। देखो जैसे कि ये है कि पहले बॉडी असेंबली हुई, फिर पेंटिंग हुई, फिर इंजन फिट हुआ, एंड देन फाइनल टेस्टिंग हुई कि हाँ कार हो गए। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले लास्ट में जाके आप इंजन ही नहीं सेटअप कर देंगे, ठीक, ओके, नाउ ब्लड नहीं है। नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट लेआउट के बारे में है कि इसकी क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदे हैं अगर आप इस तरीके का सेटअप करते हो कि जहाँ पे मशीन, मटेरियल, इक्विपमेंट जो है वो एक सीक्वेंस में अरेंज है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन की कैसे कैसे प्रोडक्ट जो है वो चल रहा है। तो एडवांटेज पहला है कि स्मूथ वर्क फ्लो है, प्रोडक्शन स्टेप बाय स्टेप चलेगा बिना किसी डिले के। दूसरा है हाई आउटपुट सुटेबल मास प्रोडक्शन के लिए बढ़िया है। ये बल्क में बनाना है तो एक जैसे स्टेप्स के थ्रू चीज़ें जा रही हैं, वो एक जैसे चीज़ें बन के आ रही हैं, तो मास प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है। लो कॉस्ट पर यूनिट, जब आप बल्क में बना रहे हो तो ऑफ कोर्स पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी प्रोडक्ट की, ये एडवांटेज है। लेस मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडल नहीं करना है आपको, मटेरियल तो एक सीक्वेंस में खुद ही मशीन टू मशीन जा रहा है तो उसमें आपको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशलाइज्ड लेबर, वर्क परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क, इंप्रूव एफिशिएंसी। जो वर्कर्स हैं वो बार बार यही टास्क कर रहे हैं, उठा के रख रहे हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, वो एफिशिएंट हो जाते हैं, उसको और जल्दी तेज़ी से कर सकते हैं क्योंकि वो उस पर प्रैक्टिस हो गई है। ईजी सुपरविजन, वर्क फ्लो ईजी है, सिंपल है, सुपरवाइजर कंट्रोल कर सकता है, आराम से देख सकता है कि अच्छा ये स्टेप में गई, इधर गई, सही जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक। तो ये इसकी एडवांटेज है। नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज भी है। पहला हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये जो सेटअप है ना इतना सस्ता नहीं होता कि आपने मशीन रख दी और सीक्वेंस में चीज़ें चल रही हैं, ऑटोमेटिक हो गया सब, पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंसिव है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज एकदम से नहीं हो सकता, ठीक। कैन नॉट हैंडल प्रोडक्ट चेंजेस ईजी, प्रोडक्ट में आपने चेंज कर लिया तो एकदम नहीं, पूरा सेटअप एक सीक्वेंस में, अभी कुछ भी चेंज करना है तो सब हटेगा, सब रुकेगा, ठीक। तो उतना इजी नहीं है चेंज कर पाना। ब्रेक डाउन प्रॉब्लम, मान लो एक स्टेप की मशीन टूट गई तो पूरी असेंबली क्या होगी, डिस्टर्ब हो गई, ठीक, फिलिंग ही नहीं हो रही है तो आगे की प्रोसेस क्या ही होगी बॉटल वाले, ये भी डिसएडवांटेज है। मोनोटनी फॉर वर्कर बोर हो जाते हैं, वही एक काम कर रहे हैं, बार बार वही बॉटल भर रहे हैं या वो देख रहे हैं, तो मतलब वो बोर हो जाते हैं, एक ही काम करना है, कोई मज़ा नहीं है उसमें। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल, सिर्फ बल्क में जो बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन, उनके लिए ये सुटेबल है ये लेआउट। इन लोगों के लिए जो कुछ बना रहे हैं कम क्वांटिटी, उनके लिए वो उतना सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ लेआउट है, ये तो समझ में आ गया ना, प्रोसेस लेआउट, असेंबली लाइन जो है वो प्रोडक्ट स्टेप बाय स्टेप के सीक्वेंस में अरेंज होता है। नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है आपका प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट क्या होता है, इस लेआउट में जो मशीन है, जो सिमिलर टाइप के हैं उनको हम एक जगह रखते हैं और जो सिमिलर टाइप की उनको एक जगह रखते हैं। मतलब मशीन की ग्रुपिंग, जो सिमिलर टाइप की मशीन है उसको एक रूम में रखा, सिमिलर टाइप की एक रूम में रखा, ऐसे ऐसे करके हम पूरा अरेंजमेंट कर देते हैं। जिस प्रोडक्ट को जिस रूम में भी ले जाना है उसको वहाँ ले जाके उस पर काम करवा देते हैं। तो ये क्या है, ये प्रोसेस लेआउट है कि प्रोडक्ट मूव करता है एक डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस दे रिक्वायर। इट इज़ मोर सुटेबल वेयर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी। जैसे कि आपको फर्नीचर बनवाना है तो फर्नीचर में मान लो लकड़ी वाला फर्नीचर बन रहा है, ठीक है,
कुछ और फिर फर्नीचर बनने जिसमें अलग है, तो जैसे लकड़ी वाला है उसमें फोमिंग वगैरह मुझे अलग करवानी, कस्टमर की डिमांड थी, तो मैं उसको उस रूम में लेके जाऊंगी जहाँ पे उस तरीके की फोमिंग वाली मशीन रखी हुई है। अभी कोई और है उसको कुछ टेक्सचर वगैरह कराना है, तो वो हम उसमें क्यों लेके जाएंगे जो हम पहले वाले में लेके गए, उसको हम दूसरे रूम में लेके जाएंगे जहाँ पे उसकी मशीन रखी हुई। तो यहाँ पे जो मशीन्स रखी हुई है ना वो अलग अलग काम की करने वाली है और एक जैसी मशीन को हम एक जगह रखे हो। लाइक टेक्सचर वाली मशीन एक जगह है, टेक्सचर से रिलेटेड जितनी भी मशीन है वो एक जगह है, फोमिंग से रिलेटेड जितनी मशीन है वो एक जगह है। अब प्रोडक्ट को जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको हम उस रूम में ले जाके उस पर काम करवा सकते हैं। ठीक, जैसे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में सेपरेट सेक्शन होते हैं, वेल्डिंग के, पेंटिंग के, ड्रिलिंग के, असेंबली के, सेक्टर अलग अलग सेक्शन है। आपको वेल्डिंग करानी है तो आप इधर जाइए, असेंबली करानी है तो उधर जाइए, इस तरीके से हमने सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं। तो बेसिकली ये कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा बेटर रहता है कि जो भी मशीन ऑपरेशन ए बी सी ये सब क्या है, ये सब है कि अलग अलग ऑपरेशन के अलग अलग मशीन को हमने अलग अलग सेगमेंट में रखा है। आपको जो प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है उसको उस हिसाब से ले जाके आप उस पर कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। इसकी एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट को हैंडल कर सकता है, क्योंकि मान लो कि मुझे फोम वाला फर्नीचर बनवाया तो मैं उसको फोम वाले उसमें लेके जाऊंगी ना, तो वो वैरायटी वहाँ से मिल रही, वो वैरायटी उधर से मिल रही है। असेंबली लाइन में क्या था, एक ही तरीके का प्रोडक्ट बन के आ रहा था फाइनल, बट यहाँ पे क्या हम अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, मशीन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। सेम मशीन कैन बी यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, सेम मशीन को हम अलग अलग प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं, उसको उस प्रोडक्ट बनाने के लिए भी यूज़ किया है। मतलब बन तो फर्नीचर फोम वाला रहा है और वो वाला रहा है टेक्सचर वाला, बट उस मशीन ने उसमें भी हाथ लगाया, उसमें भी हाथ लगाया अपने हिसाब से, जो भी प्रोसेसिंग उसकी थी जो सिमिलर लग रही थी दोनों में, तो ये भी फ़ायदा है। स्पेशलाइजेशन, वर्कर्स बिकम स्किल इन वन टाइप ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पे वर्कर स्किल हो जाएंगे, भाई वो एक ही ऑपरेशन हैंडल कर रहे हैं। लोअर इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। नो नीड फॉर हाईली स्पेशलाइज्ड मशीन की ज़रूरत नहीं, जनरल मशीन आप यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर ऑर्डर के हिसाब से आइडियल है, भाई जो कस्टमर कह रहा है कि मुझे इस हिसाब का चाहिए, इस हिसाब का पेंट चाहिए, तो उस रूम में जाके हम उस हिसाब से कस्टमाइज़ करके उसमें पेंटिंग वगैरह करवा सकते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी हमें। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, हाई मटेरियल हैंडलिंग। देखो मटेरियल बार बार लेके जाना पड़ रहा है आपको हर सेगमेंट में, हर रूम में जहाँ पे वो मशीन अवेलेबल है जिससे उस प्रोडक्ट पे काम होना है, तो मटेरियल का मूवमेंट है, टूटने वूटने का डर है, ये सब है, समय भी लगेगा। कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो है, मूवमेंट की वजह से एक कन्फ्यूजन आ सकती है, अरे किसमें लेके जाना है, अभी यहाँ पे काम होना है इसमें। लो प्रोडक्शन स्पीड सुटेबल होगी, मास में जो बनाना है उसमें नहीं हो पाएगा। मास में अगर आप ये सोचो ये वाला मेथड यूज़ करो तो पॉसिबल नहीं है, तो उसमें सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें एक जैसी बन के जा रही, बट यहाँ पे उतना बेटर नहीं रहेगा। हायर सुपरविजन कॉस्ट, मैनी डिपार्टमेंट नीड क्लोज मॉनिटरिंग, कुछ डिपार्टमेंट में बहुत मॉनिटरिंग चाहिए, तो वहाँ पे फिर आपको अच्छी खासी कॉस्ट पे करनी होगी सुपरवाइज़र को। मोर स्पेस रिक्वायर्ड, सिंस डिपार्टमेंट अलग अलग हैं तो स्पेस ज़्यादा ही चाहिए होगी हर डिपार्टमेंट क्रिएट करने के लिए जो कि सिमिलर टाइप ऑफ मशीन कंटेन किया हुआ है। वहाँ पे क्या है, एक सिस्टमेटिक असेंबली लाइन क्रिएट कर दी, उससे स्पेस में सारा काम हो जा रहा है, बट यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट क्रिएट करने हैं हर मशीन के, तो फ्लोर एरिया चाहिए होगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक, नेक्स्ट जो लेआउट है थर्ड टाइप, दैट इज फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। फिक्स्ड पोजीशन मतलब कि यहाँ पे जो लेआउट है उसकी जो पोजीशन है वो क्या कर दी है हमने, फिक्स्ड कर दी है। मतलब कि इन दिस लेआउट द प्रोडक्ट रिमेन फिक्स्ड। जो प्रोडक्ट है, जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है, ये फिक्स्ड रहेगा, ये इसी प्लेस में रहेगा जहाँ पे ये है। बाकी इस पे जो वर्कर्स को काम करना है, मशीन्स को काम करना है, टूल्स को करना है, वो यहाँ पे लाई जाएंगे इस प्रोडक्ट के पास। मतलब प्रोडक्ट नहीं उठेगा कहीं से, उसमें क्या था प्रोडक्ट उठा के मशीन के पास ले जा रहे हैं। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फिक्स्ड है, प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड है, वर्कर मशीन टूल्स वगैरह यहाँ पे लाई जा रही है। सुटेबल लार्ज बल्कि इमूवेबल प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो इमूवेबल होते हैं, लार्ज होते हैं, बल्कि होते हैं, उनके लिए बेसिकली जैसे एरोप्लेन बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो एरोप्लेन का वो पूरा स्ट्रक्चर आप लेके नहीं जाएंगे उठा के हर मशीन और टूल के पास, बल्कि वो सारी चीज़ें खुद उस तक आएंगी और उसको बनाएंगी। ठीक, शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एंड डैम, ये सारी चीज़ों के लिए हम ये लेआउट यूज़ करते हैं, डैट इज़ फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। ठीक है, तो देख सकते हैं ये प्रोडक्ट है, वर्कर्स, टूल, मटेरियल, इन सबको हम क्या करें, इस प्रोडक्ट तक लेके आ रहे हैं, इसको हम नहीं मूव करा रहे हैं। इसकी भी क्या एडवांटेज है, लेस मटेरियल मूवमेंट नहीं है मटेरियल का, प्रोडक्ट को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट वही है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वहाँ तक आ रही हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कोई कस्टमाइज है, लार्ज प्रोजेक्ट है, तो हम हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट के हिसाब से सारे रिसोर्सेज को कस्टमाइज करके वहाँ तक ले आएंगे।
बेटर सुपरविजन है, वर्कर कॉन्सेंट्रेट होते एक ही जगह रहना है, उनको देख सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को हम यूज़ करते हैं इनके लिए, जो स्पेशल स्किल हो जिनके पास। एडॉप्टेबिलिटी टू चेंज, कोई भी चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करना है डिज़ाइन में, तो वो भी पॉसिबल है, वो हम कर सकते हैं यहाँ पे। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट हाई है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हैवी टूल्स आपको वहाँ तक लाने पड़ रहे हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ रही है, टाइम कंज्यूमिंग है, भाई बार बार सारी चीज़ों को ला रहे हो, उसको कंप्लीट करने में समय लगेगा, लार्ज प्रोजेक्ट है। स्पेस प्रॉब्लम रहती है कि प्रोजेक्ट बड़ा है, ठीक है, स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी, हो सकता है प्रोजेक्ट साइड ओवर क्राउडेड हो जाए वर्कर और मटेरियल के साथ, कन्फ्यूजन हो जाए, राइज हो जाए। डिफ़िकल्ट टू मैनेज, इतना आसान नहीं है टीम को सबको कोऑर्डिनेट करना, रिसोर्स को कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें, एक डैम पे काम करें, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बहुत ही आसान नहीं है सबको कोऑर्डिनेशन बैठा पाना, उसमें भी आपको एफर्ट्स लगेंगे। रिस्क ऑफ डिले का रिस्क है, इफ़ एनी मटेरियल और वर्कर इज़ नॉट अवेलेबल ऑन टाइम, मान लो कोई वर्कर मटेरियल समय पर अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या होगा, समय लगेगा, डिले होगा, काम और पेंडिंग आपका जाता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस टाइप ऑफ लेआउट की डिसएडवांटेज है कि अगर आप इस टाइप ऑफ लेआउट के साथ जा रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद जो आपका आता है वो होता है आपका कॉम्बिनेशन लेआउट। कॉम्बिनेशन लेआउट क्या कहता है, ये मिक्स है, जैसे हमने जो भी लेआउट पढ़े ना, इनका मिक्स है, एक दो या दो से ज़्यादा लेआउट को जब मिक्स कर, लाइक प्रोसेस और प्रोडक्ट लेआउट को हमने मिक्स करके एक लेआउट बनाया, दैट इज योर कॉम्बिनेशन लेआउट। ठीक है, तो मिक्स होता है टू टाइप्स ऑफ लेआउट का, यूजुअली प्रोसेस और प्रोडक्ट का। इट इज़ यूज व्हेन नो सिंगल लेआउट बाय इटसेल्फ कैन मीट द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, लाइक हमें उसमें कुछ कस्टमाइजेशन भी चाहिए और हमें बल्क में भी बनाना है, तो अभी हमें प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों को कंबाइन करना होगा, क्योंकि एक लेआउट से मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, जो स्मॉल पार्ट्स हैं लाइक नट्स, बोट, सीट, ये तो वर्कशॉप में प्रोसेस लेआउट को यूज़ करके बना देंगे कि एक जैसे बोट और सीटें वगैरह बनी जा रही हैं, बट जो फाइनल कार की असेंबली है वहाँ पे आपको प्रोडक्ट लेआउट यूज़ करेंगे। कार का जो है पहले वो स्ट्रक्चर आया, फिर इंजन फिट हुआ, एंड देन वो मूव किए, पेंट हुआ, ऐसा वो पूरा पहले असेंबली चाहिए होगी। लेकिन नट एक जैसे बनने हैं, कार की चेयर की, कार की सीट जो है वो एक जैसी बनी, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो क्या, प्रोडक्ट लेआउट। ठीक, उसके लिए कर सकते हो आप प्रोसेस लेआउट यूज़ कर सकते हो, बट फाइनल कार के लिए, हाँ फाइनल कार के लिए प्रोडक्ट लेआउट है। प्रोडक्ट लेआउट मतलब एक सीक्वेंस में चीज़ें चलेंगी, असेंबली कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आप असेंबल करने के लिए फाइनल कार को आप प्रोसेस लेआउट यूज़ कर सकते हो, सॉरी प्रोडक्ट लेआउट यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्रोसेस लेआउट जहाँ पे एक एक मशीन अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसमें आप जैसे आपको चेयर बनवानी है, ठीक है, कार की सीट्स बनवानी, तो जैसे पीछे वाली अलग उसमें होनी चाहिए, आगे वाली अलग, थोड़ा हम डायमेंशन चाह रहे हैं या फोम वगैरह चाह रहे हैं, तो उसको हम अलग अलग मशीन्स में काम करवा के, कस्टमाइज़ करवा के हम बनवा सकते हैं एज पर द कस्टमर नीड एंड रिक्वायरमेंट। वो चीज़ वहाँ पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ योर प्रोसेस लेआउट, बट असेंबली तो एक जैसी करनी है ना, हमें कार की एक तरीके से करनी है, तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे। तो एक ही लेआउट यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, आपको दो मिक्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो मिक्स का एडवांटेज यही कि फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी दोनों मिल जाएगी। प्रोसेस और प्रोडक्ट लेआउट के दोनों के फीचर्स, बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे कि फ्लेक्सिबल भी है, कि आराम से आप उसको एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट कर पा रहे हो, और एफिशिएंटली जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज वो एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑपरेट हो रहा है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, मशीन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि मशीन जो है मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। वैरायटी बना सकते हैं और मास भी बना सकते हैं। वैरायटी लाइक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर प्रोसेस लेआउट, एंड प्रोडक्ट लेआउट के थ्रू हम मास प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। इम्प्रूव सुपरविजन, ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट को ईजिली हम मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन पॉसिबल है, हमको अगर प्लान को मॉडिफाई करना है या एक्सपेंड करना है, वो भी हमारे लिए अवेलेबल हो पाएगा। डिसएडवांटेज भी है कि प्लानिंग कॉम्प्लेक्स होती है, ये डिसाइड करना कि प्रोसेस और प्रोडक्ट को हम कैसे मिक्स करेंगे, तो उसमें हमें समय लगता है। ठीक, कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, मतलब एक्सपेंसिव है इन कंपेयर टू सिंगल लेआउट को इंस्टॉल करना, ठीक है, लेकिन अभी इसमें आपको प्रोसेस वाला भी पैसा लगेगा और प्रोडक्ट वाला भी पैसा लगेगा। स्किल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, मतलब ऐसे वर्कर्स चाहिए होंगे जो ट्रेन होंगे, जो दोनों लेआउट को कंबाइन करके यूज़ कर पाएंगे, कंफर्टेबल होंगे उसके साथ। मटेरियल हैंडलिंग इश्यूज होंगे, बिकॉज मटेरियल का तो मूवमेंट हो रहा है ना, क्योंकि हम प्रोसेस लेआउट में भी हैं तो मूव करा रहे हैं, तो वो हमें रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। ठीक, सो इसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ओके, नेक्स्ट जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है फैक्टर इफेक्टिंग प्लांट लेआउट। मीन्स कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके प्लांट लेआउट को इफेक्ट करेंगे कि प्लांट लेआउट ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, वो फैक्टर हैं। ठीक, तो पहला है आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है।
द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, स्मॉल है, लार्ज है, पेरिशेबल है, जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है, नॉन पेरिशेबल है, हैवी है, वो बताएगा कि कैसा लेआउट होना चाहिए। जैसे कि अगर कार मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको लाइन लेआउट चाहिए और प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों लेआउट चाहिए, ठीक, हैवी है। अगर फर्नीचर बनाना है तो हो सकता है उससे प्रोसेस लेआउट चाहिए कि अलग अलग मशीन के सेगमेंट में ले जाके आप उस पर काम करवा रहे हो और कस्टमर की कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको बना रहे हो। तो जो प्रोडक्ट कैसा है वो डिसाइड करेगा कि लेआउट कैसा होगा। दूसरा है प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है। अगर मास प्रोडक्शन करना है, बल्क में बनाना है, तो प्रोडक्ट लेआउट अच्छा रहेगा क्योंकि एक असेंबली लाइन है, प्रोडक्ट उसके थ्रू मूव होके बल्क में बनता जाएगा। लेकिन अगर कस्टमाइज गुड्स बनाने हैं तो भाई मशीन पे, जिस मशीन पे उस पर काम होना है उस पर पास लेके जाके उस पर बनवाओगे। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, लार्ज स्केल में बनाना है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन होना चाहिए, तो प्रोडक्ट लेआउट बेटर है, लाइन अरेंजमेंट सही है। लेकिन अगर आपको स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करना है तो फ्लेक्सिबल लेआउट हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्रोसेस लेआउट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एंड इक्विपमेंट। ये भी डिसाइड करेगा कि आपका लेआउट कैसा होना चाहिए। लेआउट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वर्कर की सेफ्टी हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, ठीक, लाइटिंग अच्छी हो, कोई भी रिस्क ना हो। स्पेस अवेलेबिलिटी, कितना साइज है, स्पेस है, लैंड है, वो भी बताएगा कि कैसे मशीन अरेंज हो सकती है। जैसे घर ही आपका इतना बड़ा नहीं है तो कैसे अपने हिसाब से मशीन अरेंज कर लोगे कि दिक्कत, मतलब घर अरेंज कर लोगे कि आराम से घूम फिर ले, कोई दिक्कत ना हो। नहीं ना, स्पेस चाहिए ना उसके लिए प्रॉपर, नहीं है तो फिर उस हिसाब से बनाएंगे। तो स्पेस कैसी, उस हिसाब से हम अरेंज करेंगे। मटेरियल हैंडलिंग, लेआउट ऐसा होना चाहिए जो मटेरियल ज़्यादा ज़्यादा मूव ना करने पड़े, डिस्टेंस ना हो ज़्यादा। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एक्सपेंशन, डिज़ाइन ऐसा हो कि फ्यूचर में एक्सपैंड करना चाहें हम तो आराम से कर ले जाए, उसमें कोई भी दिक्कत हमें ना हो, ठीक। तो ये क्या है आपके, ये है फैक्टर इफेक्टिंग प्लांट लेआउट। फ्लेक्सिबिलिटी के बाद देखो ये सीक्वेंस सही कर लेना, ठीक। उसके बाद है 8, 9, 10 ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। एक ऐसा लेआउट होगा जो लोकेशन का पॉइंट आ गया, तो सॉरी ये वाला जो पेज है ना इसको कैंसिल करो। ये है 7, ये है गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार की भी तो पॉलिसी होती है कि इस तरीके का लेआउट होना चाहिए। ये भी लोकेशन का आ गया, इसको भी कट करो। अच्छा, मतलब मैंने लेआउट के सिर्फ 2 ही इतने ही टॉपिक हैं। फैक्टर इफेक्टिंग प्लांट लेआउट के जो पॉइंट हैं वो है, पहला नेचर ऑफ प्रोडक्ट बताएगा कैसा होना चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है वो बताएगा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, सेफ्टी, स्पेस एबिलिटी, मटेरियल हैंडलिंग और फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एक्सपेंशन, कि अगर एक्सपेंशन की हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो हम उस हिसाब से लेआउट हमारा होना चाहिए। तो ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कि आपका लेआउट कैसा होगा, ठीक। तो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म हुआ है, लेआउट वाला। जो प्लांट लोकेशन वाले हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो उस पर आपको नहीं जाना है। नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, कि बिजनेस यूनिट के साइज की क्या मीनिंग है, ठीक। तो इसका टॉपिक बहुत ईजी। बिजनेस यूनिट क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली एंटरप्राइज जो है आपकी बिजनेस है आपका वो। साइज ऑफ बिजनेस क्या होता है, मतलब स्केल या कैपेसिटी, क्या साइज होना चाहिए, स्मॉल स्केल में करेंगे काम, लार्ज स्केल में करेंगे, मीडियम स्केल में करेंगे, ये क्या है इसका साइज है कि किस स्केल में ऑपरेट करेंगे। इट शो हाउ बिग और स्मॉल अ बिजनेस इज इन टर्म ऑफ रिसोर्स, आउटपुट एंड ऑपरेशन। रिसोर्स के टर्म में लाइक एम्प्लॉयज कम है तो स्मॉल स्केल है, रिसोर्स कम है, कैपिटल कम है तो स्मॉल स्केल है, ज़्यादा है तो लार्ज स्केल है। तो मतलब साइज जो डिपेंड करता है रिसोर्सेज पे आपके, और आपके पास क्या आउटपुट है उस पर डिफाइन करता है कि आपका जो बिजनेस है वो स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है या मीडियम स्केल। जैसे स्मॉल बेकरी, इसके रिसोर्स कम होंगे, चाहे मनी का टर्म हो चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, सब कम होंगे इसके, तो ये स्मॉल स्केल पे है। या फिर ब्रिटानिया कंपनी, इसके पास रिसोर्स ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, ये क्या है लार्ज यूनिट है, लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही है। तो कैसे हम मेजर करेंगे कि बिजनेस का साइज हमारा लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है या मीडियम स्केल है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो आप यूज़ करोगे, जिसके हिसाब से आप बताओगे अरे ये बिजनेस तो बड़ा है, ये बिजनेस तो छोटा है। क्या है क्राइटेरिया, पहला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा कितना लगा है, द अमाउंट ऑफ मनी कितना इन्वेस्ट हुआ है बिजनेस में, मशीनरी पे, बिल्डिंग में। अगर हायर इन्वेस्टमेंट है तो लार्जर यूनिट है, भाई बड़ी है, कहते नहीं कंपनी बहुत बड़ी है, क्यों, क्योंकि कैपिटल बहुत लगा हुआ है। ये इनकी किराने की शॉप छोटी है, स्मॉल स्केल पे, क्यों, क्योंकि कैपिटल कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक। दूसरा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, बना कितना रहे हैं, अगर आउटपुट ज़्यादा है, गिवन पीरियड में बहुत ज़्यादा बल्क में बना रहे, बहुत बना रहे, तो ये क्या है लार्जर है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो भाई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, लार्ज स्केल पे है, वो बताएगी। नेक्स्ट इज वॉल्यूम, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट है उसकी वैल्यू क्या है, मतलब जो गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, क्या वो बहुत महंगे बिकेंगे, क्या वो क्या है, उसकी कॉस्ट कितनी है। तो वो अगर वर्थ, जैसे एक यूनिट है जो प्रोड्यूस करती है गुड 1 करोड़ के, वो बिगर होगी उससे जो यूनिट प्रोड्यूस कर रही है 5 लाख के।
अब यही कह रहे हैं हम 5, ये है ना कि 1 करोड़, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो 10 करोड़ कर रही है तो वो उससे भी ज़्यादा बड़ी हो गई फिर। तो इसके हिसाब से पावर और एनर्जी कितनी यूज़ करी है, अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हॉर्स पावर यूज़ कर रही है तो वो बड़ी स्केल पे है। कैपिटल टर्नओवर शोज हाउ इफेक्टिवली कैपिटल इज़ यूज्ड, अगर कैपिटल ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर रही है, ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, रेशियो जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट का टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मतलब जितनी कैपिटल लगे उससे ज़्यादा वो कमा पा रहे हैं, तो लार्ज स्केल में है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, मशीन कितनी है इनके पास, उससे भी हम डिसाइड करेंगे लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल, ज़्यादा है तो बाय लार्ज है, कम है तो स्मॉल है। ठीक, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करेंगे साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, बिजनेस का साइज क्या होना चाहिए वो हम मैम कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरे बिजनेस का यही साइज होना चाहिए। क्राइटेरिया तो समझ में आ रहा है कि हम बता लेंगे ये बड़ा है, छोटा है, ये मीडियम है। अभी बिजनेस के यूनिट का साइज क्या होना चाहिए वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। पहला है इंडस्ट्री का नेचर पकड़ो, डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए अलग अलग साइज चाहिए होते हैं बेटा। अगर आपका इंडस्ट्री जैसे आप जा रहे हो स्टील, ऑटोमोबाइल या सीमेंट इंडस्ट्री में तो आपको लार्ज स्केल चाहिए होगा क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपको ज़्यादा रिसोर्स ज़्यादा चाहिए, मशीनरी हैवी चाहिए, तो फिर उसके लिए लार्ज स्केल चाहिए होगा। अगर बेकरी वगैरह खोलनी है तुम्हें, हैंडक्राफ्ट की शॉप वगैरह, तो स्मॉल स्केल पे सूटेबल है आपका। प्रोडक्ट का नेचर कैसा है ये पकड़ो। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बना रहे हो लाइक सोप, ये सब जो एक जैसे बनेंगे ना बल्क, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप आराम से जा सकते हो स्मॉल स्केल के साथ। कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना लाइक ज्वेलरी, डिजाइनर क्लोथ, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाने, बल्क में बनाने, मतलब मास प्रोडक्शन करना है, तो फिर क्या होगा, लार्ज स्केल चाहिए क्योंकि बल्क में बना रहे हैं एक जैसे प्रोडक्ट, वॉल्यूम ज़्यादा है। लेकिन अगर कस्टमाइज प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला कि हमें ऐसी ज्वेलरी चाहिए तो हमने उसके लिए वैसे डिज़ाइन कर ली, तो स्मॉल स्केल पे हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। टेक्निक क्या है प्रोडक्शन की, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं मगर मशीन वगैरह हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो लार्ज यूनिट अच्छा रहेगा हमारे लिए। और अगर हमें लेबर इंटेंसिव, लेबर वगैरह चाहिए, मैन पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हम स्मॉल यूनिट में ऑपरेट कर सकते हैं। फाइनेंस कितना अवेलेबल है, ज़्यादा फाइनेंस है, ज़्यादा सेविंग है, लोन है तो लार्जर यूनिट, लिमिटेड फाइनेंस है तो स्मॉल स्केल पे करेंगे। साइज़ क्या मार्केट, अगर आपकी मार्केट की साइज़ ज़्यादा नहीं है, लोकली लोग को कवर करना है तो स्मॉल स्केल पे बिजनेस रन करो। बहुत बड़ी मार्केट है, ग्लोबल रीच है, तो फिर आपको लार्ज स्केल के लिए चाहिए होगा। मैनेजर कैपेबिलिटी, इफ़ ओनर एंड मैनेजर हैव हाई स्किल, आपका जो मैनेजर है ओनर उसके पास बहुत अच्छी स्किल है, हाई स्किल है, तो लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर सकता है। नहीं उतनी अच्छी स्किल्स तो स्मॉलर साइज। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए गुड्स प्रोडक्शन के लिए वो ईजिली अवेलेबल है चीप रेट पे, तो आप लार्ज स्केल पे कर सकते हो। लेकिन अगर जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सीजनली अवेलेबल है तो फिर बेटर है आप स्मॉल स्केल पे टिके रहो। गवर्नमेंट की पॉलिसी, कुछ बिजनेस है जिनको लाइसेंस चाहिए होता है, सब्सिडी इंसेंटिव्स मिलते हैं लार्ज स्केल पे सेटअप करने, तो अगर आपको ये फैसिलिटीज़ चाहिए गवर्नमेंट से तो आप लार्ज स्केल पे जाओ, अदरवाइज आप स्मॉल स्केल पे जा सकते हैं। ऑप्टिमम साइज़ क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम साइज़ मतलब आइडियल साइज़ क्या होना चाहिए, आइडियल साइज़ क्या होना चाहिए एक बिजनेस का कि हाँ ये साइज़ सही है बिजनेस का। ठीक, कौन सा साइज़ है हम कहेंगे कि सही है, लार्ज सही है, स्मॉल सही है, मीडियम, आइडियल साइज़ क्या है। ठीक है, द साइज एट विच द बिजनेस कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस एट लोअर कॉस्ट पर यूनिट विद हाईएस्ट एफिशिएंसी। बेटा एक बिजनेस के लिए आइडियल साइज वही होता है जिसपे वो कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम करके प्रोडक्शन प्रोड्यूस करके अपना प्रॉफिट बना पाए। आइडियल साइज वो नहीं है कि भाई बड़े स्केल पे कर रहा है लेकिन लॉस पे जा रहा है, वो क्या आइडियल साइज है, क्या आप करोगे बड़ा साइज है तो आइडियल हो गया, नहीं। आइडियल साइज वो होता है जिसपे बिजनेस ऑपरेट करके स्मूथली प्रोडक्शन कंडक्ट करके कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके अपना आउटपुट जनरेट करके प्रॉफिट बना लेता है। तो इकोनॉमिकल साइज मतलब ना तो स्मॉल ना तो लार्ज, बट वो जिसमें बिजनेस कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से ऑपरेट कर पाए। तो फैक्टर जो डिटरमाइन करेंगे ऑप्टिमम साइज वो है आपका नेचर ऑफ इंडस्ट्री। दिस इज लास्ट, खत्म होने वाला है, ठीक है। सो नेचर ऑफ इंडस्ट्री क्या है, कुछ इंडस्ट्रीज नेचुरली लार्ज साइज चाहिए होता है तो हम कहेंगे उनके लिए ऑप्टिमम साइज जो है वो लार्ज ही होगा क्योंकि उनके लिए ऑप्टिमम साइज है, क्योंकि उनको चाहिए ही लार्ज साइज। लेकिन बाकी के लिए स्मॉल स्केल्स आइडियल लाइक बेकरी वगैरह। नेचर ऑफ प्रोडक्ट बताएगा, अगर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपके लिए बेटर है, आपका ऑप्टिमम साइज है लार्ज क्योंकि आप उसमें कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से काम कर पाओगे, पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। बट अगर आप कस्टमाइज बना रहे हो तो फिर आप स्मॉल या मीडियम स्केल पे जाओ। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, पैसा कितना अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा पैसा अवेलेबल है तो आप लार्ज स्केल पे जा सकते हो, वो ऑप्टिमम होगा क्योंकि एक्सपैंड कर सकते हो, नहीं है तो फिर एक्सपैंड नहीं कर पाओगे तो फिर स्मॉल स्केल पे रन करेंगे। मार्केट साइज़ क्या है, अगर आपके इंटरनेशनल नेशनल बहुत सारे कस्टमर्स हैं तो लार्ज स्केल पे ऑपरेट करना सही है क्योंकि फिर आप लार्ज स्केल पे ऑपरेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करके अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। फिर स्मॉल स्केल में बेवकूफ़ी होगी फिर, है ना, बट नहीं है उतना तो स्मॉल स्केल सही है। रॉ मटेरियल कितने अवेलेबल है, अगर आराम से रॉ मटेरियल मिल पा रहा है तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर पा रहे हो, नहीं मिल पा रहा है तो स्मॉल स्केल पर रहना ही आपके लिए बेटर है। मैनेजर की कैपेबिलिटी, वही सारे पॉइंट हैं यहाँ पे रिपीट है।
उस तरीके से समझ लो एक भी, और इसको लिख सकते हो। अगर मैनेजर के स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं तो वो लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर ले जाएंगे, अदरवाइज नहीं। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हो, मॉडर्न मशीनरी ऑटोमेशन अवेलेबल है तो लार्ज स्केल पे ऑपरेट करना सही रहेगा। अदरवाइज नहीं है, लेबर इंटेंसिव है आपकी यूनिट, लेबर का ज़्यादा काम है, तो स्मॉल स्केल पे हम ऑपरेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी यूनिट 3 ऑल अबाउट प्लान लोकेशन, प्लान लेआउट एंड साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। वी हैव कवर्ड इट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।